हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज जो है जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित है। ये फुल टेस्ट है जनरल स्टडीज का। ये आपके आरओ के लिए भी महत्वपूर्ण टेस्ट है। अगर आप आरओ के लिए जीएस का टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, बाइलिंगुअल है ये टेस्ट सीरीज, और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है। तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया? अशोक को किस अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है? तो मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। और मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उडगोलम, ये 4 अभिलेख हैं जहाँ पे अशोक का नाम अशोक ही दिया हुआ है। तो इसको याद रखिएगा कि बुद्ध शाक्य जो है किस अभिलेख में अशोक का नाम दिया गया है, तो यह मास्की अभिलेख में दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जबकि भब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया है। भब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी कहा गया है और मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है। और इसके साथ ही अशोक नाम जो है वह 4 अभिलेखों में मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उद्गोलम में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहन कला की संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है, सातवाहनों की राजकीय भाषा पाली थी। दूसरा है कि सातवाहनों ने राज परिवार में महिलाएं वैदिक धर्म का तथा पुरुष बौद्ध धर्म का पालन करते थे। तीसरा कथन है कि सातवाहन समाज में पितृसत्तात्मक ढांचे का आभास होता है। अब यहाँ पे कूट का प्रयोग करके सही आंसर का चयन करना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, केवल यहाँ पे तीसरा कथन सही है, पहला और दूसरा गलत हो जाएंगे। तो यहाँ तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि तीसरा कथन पहला और दूसरा गलत क्यों है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सातवाहनों का जो राजकीय भाषा थी वह पाली थी। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, ना कि पाली थी। तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सातवाहनों ने राज परिवार में महिला वैदिक धर्म का तथा पुरुष बौद्ध धर्म का पालन करते थे, ये गलत है। सातवाहनों के राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म तथा पुरुष वैदिक धर्म का पालन करते थे, यानी कि अपोजिट दिया हुआ है। तो यहाँ पे दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे तीसरा कथन सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों का सही क्रम में सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित राजवंशों का सही क्रम में सुमेलित कीजिए। कौन? तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ये यहाँ पे बिल्कुल सही क्रम में दिए हुए हैं और सही सुमेलित भी हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शुंग, कण्व और सातवाहन वंश। मौर्य समाज के पतन के पश्चात मगध की सत्ता शुंगों के हाथ में आई। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। वासुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह को सही सुमेलित कीजिए। भड़ौच गुजरात तट, चोल या नौरा आंध्र तट और पोलूरा तो उड़ीसा तट। अब इसमें से कौन से सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पे पहला और तीसरा जो दिया हुआ है, भड़ौच गुजरात और पोलूरा जो दिया है उड़ीसा तट, बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्यों नहीं सुमेलित है। तो मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में भड़ौच गुजरात तट पर तथा पोलूरा उड़ीसा तट पर स्थित था, जबकि चोल, नौरा, टिंटिस, मुजरिस केरल तट पर स्थित थे। तो चोल, नौरा जो है ये केरल तट पर स्थित है, आंध्र तट पे नहीं। तो दूसरा इसलिए गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला और तीसरा सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेल्लार किसे कहा जाता है? बेल्लार किसे कहा जाता है? तो बेल्लार जो थे यह तोल्काप्पियम के अनुसार तमिल समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे अरसर यानी कि शासक, अडनर यानी कि ब्राह्मण, बेनिगर यानी कि वणिक तथा बेल्लाल या बेल्लार यानी कि किसान। यह वर्ण व्यवस्था आर्ययुगीन वर्ण व्यवस्था से भिन्न थी। तो यहाँ पे बेल्लार जो थे यह किसान थे। ऑप्शन
ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। धनी किसान बिल्लार कहलाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? किताबुल हिंद जो है ये हाल-ब्रुनी की किताब है और ये अरबी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में उपदेशक है, सूची 2 में दरगाह का स्थान है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इनका जो दरगाह है यह है अजमेर राजस्थान में। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं, इनका जो दरगाह है वह है दिल्ली में। और शेख फरीदुद्दीन गंज सकर, इनका जो दरगाह है या जोधन पाकिस्तान में है। और शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वह फतेहपुर सीकरी में है। तो यहाँ पे सही सुमेलित सारे पहले से ही सही सुमेलित है। 1 2 3 4 इसका सही कूट हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही कूट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमर नायक प्रणाली की निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? अमर नायक प्रणाली किस साम्राज्य से संबंधित है? तो यह जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अमर नायक प्रणाली जो है विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राज्य द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मुगल दरबार का इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। दूसरा है कि मुगलों की मातृभाषा तुर्की थी। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि मुगल दरबारी इतिहास जो है फारसी भाषा में लिखे गए और मुगल दरबार की जो राजकीय भाषा थी वह भी फारसी थी। और मुगल चगताई मूल के थे, अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। तुर्की मातृभाषा थी और इनकी जो राजकीय भाषा थी भारत में वह फारसी थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबरनामा को कितने जिल्दों में विभाजित किया गया है? तो अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया, जिनमें से प्रथम 2 इतिहास हैं, तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यहाँ मद्रास में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेगुलेशन के तहत सूर्यास्त कानून पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था इस्तमरारी व्यवस्था के तहत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1793 में इस्तमरारी व्यवस्था के अंतर्गत सूर्यास्त कानून पारित किया गया था, जिसके अनुसार अगर निश्चित तिथि की शाम तक जमींदार भू राजस्व चुकता नहीं करता तो संबंधित जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है विद्रोह, दूसरी तरफ है नेतृत्वकर्ता। अब यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं? रामोसी विद्रोह, तो इसके नेतृत्वकर्ता चित्तर सिंह थे। खासी विद्रोह के बिरसा मुंडा नहीं थे। कूका आंदोलन के भगत जवाहर मल थे नेतृत्वकर्ता। और रंपा विद्रोह के अल्लूरी सीताराम राजू नेतृत्वकर्ता थे। खासी विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वह तीरथ सिंह थे और खासी विद्रोह 1833 में हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 में घटना है, सूची 2 में दिया हुआ है काल। अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस जो है कब हुआ था? तो अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था। ए का हो जाएगा 4। और दिल्ली षड्यंत्र केस जो हुआ था यह दिसंबर 1912 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस तो यह हुआ था 1925 में, अगस्त 1925 में। और लाहौर षड्यंत्र केस तो यह अप्रैल 1929 में हुआ था। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा सही कूट 4 3 2 1। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कामागाटा मारू पोत निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से वैंकूवर के लिए प्रस्थान किया था? तो पंजाब के क्रांतिकारी गुरुदत्त सिंह ने एक जापानी पोत कामागाटा मारू को किराए पर लेकर 4 मार्च 1914 को दक्षिण पूर्व एशिया के करीब 376 यात्रियों को लेकर सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने का प्रयत्न किया। तो यहाँ पे सिंगापुर से ये वैंकूवर के लिए प्रस्थान किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों को उनके कालक्रम
में व्यवस्थित कीजिए। अब आप लोग पूरा प्रश्न देखिए, क्योंकि कमेंट में आया था कि मैम पूरा प्रश्न दिखाई नहीं देता। ये प्रश्न इतने बड़े होते हैं कि स्क्रीन पे पूरा आ नहीं पाते, बहुत छोटा हो जाता है, बट कोई नहीं, एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आंदोलनों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 है, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था या 15 मार्च 1918 को हुआ था, और खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था या 22 मार्च 1918 को हुआ था। ये खेड़ा सत्याग्रह होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ, चंपारण 1917 में, जग जाहिर है। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था यह 15 मार्च 1918 को, और खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था यह 22 मार्च 1918 को हुआ था। तो ये सही क्रम में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है लॉर्ड हेस्टिंग भारत में इस दृढ़ संकल्प के साथ आया कि वह देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करेगा। कारण क्या है कि उसने भारत में पिंडारियों का दमन तथा मराठा संघ का अंत किया। अब इस यहाँ पे चारों कथन दिए हुए हैं, इनका सही आंसर बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, किंतु कारण आर्य कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आयोग, अध्यक्षता और संबंधित क्षेत्र। सर थॉमस रैले तो इनका शिक्षा सुधार से संबंधित है। सर एंड्रू फ्रेजर पुलिस सुधार से संबंधित है। मैकडोनाल्ड ये अकाल से संबंधित है, कल वाले टेस्ट में हमने देखा था, और इसका गठन जो है लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। कालिन स्कॉट मानक्रीफ जो थे यह सिंचाई सुधार से संबंधित है। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा वह हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में 1935 का भारत सरकार अधिनियम स्वीकृत हुआ था? किसमें स्वीकृत हुआ था? तो यह स्वीकृत हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलिंगटन का जो कार्यकाल था 1931 से 1936 में था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम की स्वीकृत इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को किसान प्राण भी कहा जाता था? किसान प्राण कहा जाता था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को। बिहार के प्रमुख किसान नेता थे, इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड वेबल के कार्यकाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है द्वितीय विश्व युद्ध का समापन। दूसरा कथन है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का लाल किले में मुकदमा। तीसरा है कि व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। और चौथा है संविधान सभा की प्रथम बैठक। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? किसके बारे में? तो लॉर्ड वेबल के कार्यकाल के संदर्भ में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी नहीं पूछा गया, कौन कौन सी घटनाएं नहीं हुई थी ये पूछा गया, क्योंकि असत्य पूछा गया यहाँ पे। तो इसका जो सही होगा वह होगा केवल यहाँ पे तीसरा कथन जो है वह असत्य है। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो यानी कि 1936 से 44 के कार्यकाल में हुआ था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध का समापन आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमे की सुनवाई तथा संविधान सभा की प्रथम बैठक इत्यादि लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड वेबल का जो कार्यकाल था 1944 से 1947 तक का था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन प्रस्तावों का संबंध भारत में स्थानीय स्वशासन के विषय के विकास से है? मेयो प्रस्ताव, रिपन प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। किसका किसका यहाँ पे संबंध जो है स्थानीय स्वशासन से है? तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों का जो संबंध है वह स्थानीय स्वशासन से है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव का स्थानीय स्वशासन से कोई संबंध नहीं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉपलर विस्थापन में यदि स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन रेड शिफ्ट की घटना हो रही है तब क्या होगा? तब आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डॉपलर विस्थापन में आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम के आधार पर विश्व के विस्तार के बारे में बताया गया है। यदि स्पेक्ट्रम में विस्थापन की घटना हो तो प्रक्षेपित आकाशगंगा पृथ्वी को दूर
पृथ्वी से दूर भाग रही है, और यदि स्पेक्ट्रम में बैंगनी विस्थापन हो तो प्रेषित आकाशगंगा पृथ्वी के पास आ रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गोल्डीलॉक जोन के बारे में। अब गोल्डीलॉक जोन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सौरमंडल से बाहर आने वाला क्षेत्र है। दूसरा है कि पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों के होने की संभावना है। तीसरा है कि क्यूपर बेल्ट सामान्यतः गोल्डीलॉक जोन से आगे का सौरमंडलीय क्षेत्र है। चौथा कथन है कि इसे आवास योग्य क्षेत्र भी कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से गुण की सहायता से सही कथन का चुनाव कीजिए। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दूसरा एवं चौथा कथन सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। दूसरा एवं चौथा कथन सही है, पहला एवं तीसरा कथन गलत है। यहाँ पे है कि सौरमंडल के बाहर आने वाला क्षेत्र है, तो ये गलत है। जो गोल्डीलॉक जोन है वह सौरमंडल के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र होता है, तो पहला इसलिए गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं कि क्यों गलत है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊपर बेल्ट समानता गोल्डीलॉक जोन से आगे का सौरमंडलीय क्षेत्र है। तो गोल्डीलॉक जोन समानता के ऊपर बेल्ट से आगे का सौरमंडलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा गलत है, सिर्फ यहाँ पे दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सौर्य कलंक का तापमान सौर सतह के तापमान से होता है, क्या होता है? तो यह होता है कम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सूर्य के ऊपर दिखाई पड़ने वाला काला धब्बा सौर कलंक कहलाता है, जिसका तापमान सौर सतह के तापमान से कम होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की निम्नलिखित परतों में से कौन सही क्रम में व्यवस्थित है? तो यहाँ पे लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरोस्फीयर जो है यह सही क्रम में व्यवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लिथोस्फीयर की रचना सिलिका और एल्यूमिनियम से हुई है, प्रायः इसे सियाल कहा जाता है। जो पायरोस्फीयर है इसकी रचना सिलिका और मैग्नीशियम से हुई है। ज्वालामुखी में उद्भेदन से सीमा की सैल लावा के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है, प्रायः इस परत को सीमा परत कहते हैं। यानी कि लिथोस्फीयर को सियाल और पायरोस्फीयर को सीमा, और बैरोस्फीयर को जो है तीसरी एवं अंतिम परत है। इसमें निकल तथा फेरियम यानी कि लोहा की प्रधानता होती है। यह परत पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत है, इसे निफे भी कहा जाता है। तो सियाल, सीमा और निफे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण माना जाता है? तो ये माना जाता है धनुषाकार डेल्टा का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा धनुष आकार डेल्टा का उदाहरण माना जाता है, इसे चापाकार डेल्टा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मदर ऑफ पर्ल्स की दशा बनती है, कब बनती है? तो यह बनती है समताप मंडल में। कहाँ बनती है? मतलब समताप मंडल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रायः समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते, परंतु कभी कभी जलवाष्प उपलब्ध होने पर दुर्बल बादल जैसे मदर ऑफ पर्ल मेघ देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? माड़ मिट्टी, तो माड़ मिट्टी जो है यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। माड़ मिट्टी में सिलिका 60%, लोहा 15% और एल्यूमिनियम 25% पाया जाता है। इस प्रकार की मिट्टी में कृषि करना दुष्कर है। इस प्रकार की मृदा को बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे याद रखिएगा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में माड़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश यानी कि दोनों गोलार्धों के मध्य द्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। दूसरा है कि शीतकाल में वर्षा व शुष्काल ग्रीष्म होता है। तीसरा है कि इस प्रदेश में खट्टे व रसीले फल बहुतायत मात्रा में उगते हैं। सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है कि कौन सा उत्तर यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सभी कथन जो दिए हुए हैं यानी कि तीनों जो ऊपर के तीनों कथन हैं वो बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जास्कर श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। श्रीनगर से लेह जाने का सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है, यानी कि जोजिले दर्रे से ही होकर श्रीनगर से लेह जाने का जो सड़क मार्ग है यहाँ से गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा निर्मित दर्रा है। जोजिला दर्रा सिंधु नदी द्वारा निर्मित दर्रा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से सफ़ेद कॉलर से किस क्रिया को इंगित किया जाता है? सफ़ेद कॉलर से किस क्रिया को इंगित करते हैं? तो चतुर्थक क्रिया को जो है
चतुर्थक क्रियाएं जो हैं इसको सफ़ेद कलर से इंगित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। चतुर्थक क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों को सफ़ेद कॉलर कार्यकर्ता, कामगार कहा जाता है। अनुसंधानकर्ता, शिक्षक, प्रबंधक, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक आदि श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन आंत्रेपोपत्तन के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे जो होनोलुलु दिया हुआ है यह आंत्रेपोपत्तन के अंतर्गत नहीं आता। होनोलुलु पत्तन आंत्रेपोपत्तन के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह मार्ग पत्तन, विश्राम पत्तन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओबोरिजिन्स जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो ओबोरिजिन्स जनजाति जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इन्हें ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी भी कहा माना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या प्रवासन के कितने कारण माने जाते हैं? तो जनसंख्या प्रवासन के 5 कारण माने जाते हैं। वो कारण कौन कौन से हैं एक बार सुन लीजिए। भौतिक कारक होते हैं, जननांकीय कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारण होते हैं और राजनीतिक कारक होते हैं। तो यहाँ पे 5 कारण होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोलेसिस बेसिन किस राज्य को जाना जाता है? निम्नलिखित में से मोलेसिस बेसिन से किस राज्य को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मिजोरम को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, यह मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महानदी, बराकर, स्वर्णरेखा, दामोदर। इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा दामोदर, फिर आएगा स्वर्णरेखा, फिर बराकर और फिर महानदी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही क्रम में है, तो यही इसका सही आंसर होगा। उत्तर से दक्षिण का यही सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। विचार करना है। वर्षा, मिट्टी, तापमान, ऊंचाई। उपरोक्त में से कौन से कारक किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे सभी कारक जो दिए हुए हैं ये सभी, यानी कि वर्षा, मिट्टी, तापमान, ऊंचाई, ये किसी स्थान पर प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ और उनका क्षेत्र सही सुमेलित है? पटकोई पहाड़ियाँ, पश्चिम घाट, मिजो पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट, सेवराय पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, जवादी पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट। कौन सा यहाँ पे सही जो है सुमेलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वह सही सुमेलित है। जवादी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पर पाई जाती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। पूर्वी घाट पर ये स्थित हैं जवादी पहाड़ियाँ, और ये अगर राज्य वाइज देखें तो तमिलनाडु में स्थित है। अब देखते हैं कि पटकोई ब्रूम जो यहाँ पे दिया है पश्चिमी घाट, तो पटकोई ब्रूम जो है श्रेणी भारत के अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो इसलिए यहाँ पे पश्चिमी घाट नहीं होगा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय करती है। और मिजो पहाड़ियाँ जो हैं यह मिजोरम राज्य में स्थित हैं। मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम राज्य में स्थित हैं। सेवराय पहाड़ियाँ, तो सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के पूर्वी घाट पर स्थित है, ना कि पश्चिमी घाट पर। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन डी जो है पहले से सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे सुमेलित करना है प्रमुख खाने और अवस्थिति। प्रमुख खाने और अवस्थिति पूछा गया है कि कौन सी खाने किस राज्य में स्थित हैं। तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ ये स्थित हैं कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में। बादाम पहाड़, तो बादाम पहाड़ जो है यह उड़ीसा में है। और बेलाडीला तो छत्तीसगढ़ में है। और करीमनगर तो तेलंगाना में है। तो इसका जो सही गुण बनेगा वह होगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्रे और उनके भौगोलिक महत्व के संबंध में क्या असत्य है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि बनिहाल दर्रे से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, ये गलत है। बनिहाल दर्रा या पीरपंजाल श्रृंखला में स्थित है, इसमें जवाहर सुरंग स्थित है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी पवन है? इनमें से कौन सी ठंडी पवन है? तो यहाँ पे बोरा जो है यह ठंडी पवन है। बाकी फान, जोंडा और चिनूक ये सब गर्म हवाएं हैं। बोरा पूर्वी यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर चलने वाली ठंडी हवा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय कटक अटलांटिक महासागर में नहीं पाया जाता?
कौन सा यहाँ पे नहीं पाया जाता, तो एल्बेट्रोस पठार जो है यह अटलांटिक महासागर में नहीं पाया जाता है। प्रशांत महासागर में अटलांटिक महासागर तथा हिंद महासागर के सामने मध्यवर्ती कटक नहीं पाए जाते हैं, परंतु पूर्वी भाग में कुछ बिखरे कटक अवश्य मिलते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पूर्व प्रशांत महासागरीय कटक है, जिसे एल्बेट्रोस पठार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंडल में सबसे न्यून तापमान होता है? सबसे कम तापमान किस मंडल में होता है? तो यह होता है मध्यमंडल में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मध्यमंडल की ऊंचाई जो है वो 50 से 80 किलोमीटर तक होती है तथा यहाँ तापमान में एकाएक गिरावट आ जाती है। मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में ह्रास होता जाता है तथा इसकी ऊपरी सीमा -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक निर्धारित होती है, जिसको मेसोपाज कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैव भू रासायनिक चक्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था में परिवर्तन को दर्शाता है। दूसरा है कि यह जैविकों के अजैविक प्रावस्था में पुनरावृत्ति का प्रारूप है। अब यहाँ पे कूट का प्रयोग करके सही आंसर देना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह ए और पहला एवं दूसरा कथन दोनों सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? अब यहाँ पे कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो ऑप्शन सी जो है धूम्र कोहरा जो है यह द्वितीयक प्रदूषक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा अन्य वायुमंडलीय अवयवों जैसे कि जलवाष्प के आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया होने के उपरांत उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे धूम, कोहरा, अम्ल वर्षा, ये सब जो है द्वितीयक प्रदूषक हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु प्रदूषण के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला है, मनुष्यों में श्वसन संबंधी समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। दूसरा है कि अम्लीय वर्षा में मृदा एवं जल प्रदूषण होता है। तीसरा कथन है कि प्रभावित क्षेत्रों में जैव विविधता में वृद्धि होता है। और चौथा कथन है कि जब उच्च कार्बन डाइऑक्साइड स्तर के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। अब यहाँ पे कुड का सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है पहला एवं दूसरा। यहाँ पे वायु प्रदूषण के परिणाम है, यानी कि मनुष्यों को श्वसन संबंधी समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। अम्लीय वर्षा से मृदा एवं जल प्रदूषण को नुकसान होता है। तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा सही होगा, बाकी यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं तीसरा एवं चौथा कथन क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे तीसरे कथन में दिया हुआ है कि प्रभावित क्षेत्रों में जैव विविधता में वृद्धि होगी, ये गलत है। उच्च कार्बन डाइऑक्साइड स्तर के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो वायु प्रदूषण के कारण मनुष्यों में श्वसन संबंधी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तथा अम्लीय वर्षा से मृदा में जल एवं अम्लीयता की मात्रा में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे उत्पादकता की वृद्धि नहीं होगी, जबकि ह्रास होगा। तो यहाँ पे दूसरा कथन भी, चौथा कथन भी गलत है। तो तीसरा चौथा यहाँ पे गलत है, पहला दूसरा सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है या ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी हाइड्रोफ्लोरो सल्फर हेक्सेन फ्लोराइड और पर फ्लोरोकार्बन जो है ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता। कार्बन मोनोऑक्साइड वास्तव में वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना में आयोग किया जाने वाला एक घटक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उच्च स्तर खराब वायु गुणवत्ता का संकेत देता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी पारंपरिक ग्रीन हाउस गैसों की तरह पृथ्वी के वायुमंडल में तापन को नहीं रोकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मॉग क्या है? स्मॉग क्या है? तो स्मॉग कोहरा और धुआं का मिश्रण होता है जो कोयले के दहन से कार्बन, राख और धूल कणों के निलंबित होने के बाद जलवाष्प से क्रिया करके बनता है। यह एक प्रकार का तीव्र वायु प्रदूषक होता है जो दृश्यता को कम करता है। तो यहाँ पे स्मॉग जो होता है कोहरा और धुआं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार के स्तर पर किस एजेंसी को भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन की देखरेख करने की भूमिका सौंपी गई है? किसको सौंपी गई है? तो यह सौंपा गया है नीति आयोग को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार की एक एजेंसी नीति आयोग को सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने और उनकी देखरेख करने का कार्य सौंपा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? क्लाइमेट चेंज जो है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है SDG 13 यानी कि 13 से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और SDG 10 में क्या है? तो SDG 10 में देश के भीतर और उनके बीच असमानता कम करना। और SDG 15 में, तो SDG जो 15 में है वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग को सुरक्षित करना।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पूरा 17 गोल हैं, इस 17 गोल को आप लोग रट लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आरओ में भी पूछा जा सकता है। तो इनको आपकी जुबान पे होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए, क्योंकि कोई सा भी गोल उठा के दे देगा। ये मेंस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इसकी जो है महत्ता कम नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इस जो 17 गोल हैं यहाँ पे आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वियना कन्वेंशन को किससे संदर्भित किया जाता है? वियना कन्वेंशन को किससे संदर्भित किया जाता है? तो यह संदर्भित किया जाता है ओजोन परत के संरक्षण से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन है, इसे 1985 में अपनाया गया और 1988 में लागू कर दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण के लिए जीवन शैली ऊर्जा अभियान पेश किया गया? तो लाइफ यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली का विचार भारत द्वारा वर्ष 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP26 के दौरान पेश किया गया। यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो विवेकहीन और व्यर्थ खपत के बजाय सावधानी के साथ और सुविचारित उपयोग पर केंद्रित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? हरित विकास या फिर ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक जो हैं यह हैं WM एडम्स। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक का जो पहला संस्करण था 1990 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, एल्यूमिनियम हरी धातु है, कारण क्या है कि यह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी यानी कि ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण हरी धातु कहा जाता है। एल्यूमिनियम का लकड़ी के स्थान पर नगण्य प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? भारत की संविधान सभा का जो गठन हुआ था यह हुआ था 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1935 में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इस विधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय वोट की विधि द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे दिल्ली, पांडिचेरी और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया हुआ है। अब यहाँ पे पूछा गया है नीचे कि इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? कौन कौन से इसमें से करते हैं? तो पहला एवं दूसरा यानी कि दिल्ली एवं पांडिचेरी करते हैं, जहाँ पे विधानसभा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी प्रस्तावित है लेकिन अभी बना नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। और ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची की अवधारणा प्रस्तुत की गई है? तो यह प्रस्तुत की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा सभी विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तथा अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दिया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंघवी कमेटी का संबंधित है। सिंघवी कमेटी का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है यह है प्रवासी भारतीयों से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सितंबर 2000 में प्रवासी भारतीयों के संबंध में डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी। तो यह गठित हुई थी 2000 में। और किसके लिए गठित हुई थी? तो यह प्रवासी भारतीयों के लिए गठित हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।